एक हाउसवाइफ जैसे ही घर के बाहर कदम रखती है काम करने के लिए तो उसके चैलेंजेस ऑलरेडी चालू हो जाते हैं। हम क्या जिंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे? जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो जान ले सकता है आपकी। मेरी उतनी बुरी हालत हो गई थी। जब नींद में से आप जैसे ही आप उठते हो और आपके मन को शांति नहीं, तो आपको खोजना चाहिए हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। आज भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उस टॉक्सिक रिलेशंस में रहती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। 99% विमेन जिनका डिवोर्स हो रहा होता है या जिनका डिवोर्स हो गया होता है या जिनका कोर्ट केस चल रहा होता है, वो अपने ही मेंटल इश्यूज में इतनी घिरी रहती हैं कि बच्चों से ध्यान हट जाता है। सबसे पहले तो कहूँगी कि बच्चों को पैदा करना सिर्फ पेरेंट्स करना नहीं होता है। You know my current guest as a celebrity fitness expert, a DJ, a mother, a fighter, a force, and many more. But today, it's about the story behind the strength. It's not just about her journey, it's a mirror for many of us. I welcome Kiran Demlaji on my podcast, All That She Wants. Thank you so much, Joey. Thank you so much for inviting me and having me here. I'm so glad you're here today. Thank you so much. Kiranji, you're a person who have faced personal and societal challenges heads on. Can you rewind and walk me through your journey in your own words? कहाँ से चालू करूँ? 70s से चालू करूँ कि 90s से चालू करूँ कि 80s से चालू करूँ? मुझे लगता है कि जब एक हाउसवाइफ जैसे ही बाहर के वर्ल्ड में कदम रखती है ना, घर के बाहर कदम रखती है काम करने के लिए, तो उसके चैलेंजेस ऑलरेडी चालू हो जाते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, वो बहुत सारी औरतें जो इतने साल हाउसवाइफ रह के और फिर घर से बाहर काम करना चालू करती हैं या चालू करना चाहती हैं, चैलेंजेस वहीं से उनके चालू हो जाते हैं। और पहले थोड़ा अच्छे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे बुरे चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे पेनफुल चैलेंजेस भी आते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे ही धक्के खाते खाते आदत हो जाती है। और ये आई थिंक जो चैलेंजेस होते हैं वो लाइफ के पड़ाव होते हैं। हम जब कहीं किसी गोल पर रीच करना चाहते हैं तो धीरे धीरे जब बढ़ते हैं और जो चैलेंजेस आते हैं तो हर चैलेंज एक एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने गोल की तरफ पहुंच जाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सक्सेस कि हमें ये चैलेंजेस फेस करने हैं। ओके, सो आपके करियर के बारे में बात करते हैं। वेयर यू पैशनेट अबाउट फिटनेस एंड म्यूजिक, और इज इट समथिंग दैट केम इन लेटर इन योर लाइफ? बहुत बाद में आया था, फिटनेस तो बहुत बाद में आया था, पर म्यूज़िक मैंने चालू किया था। मेरा जन्म 10 नवंबर 1974 में हुआ था और 76 में मैंने पहला स्टेज शो किया था। मैं कथक सीखा करती थी और समहाउ मुझे स्टेज पे गाने का मौका मिला अपने म्यूज़िक स्कूल की तरफ से। तो मैंने गाना गाया जब मैं 4 साल की थी और वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ से मेरे संगीत का सफ़र चालू हुआ। उसके बाद मैंने संगीत विशारद किया। 25 साल मैंने संगीत सीखा है। तो संगीत तो मेरे खून में है क्योंकि मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं। प्रोफेशनली किसी ने नहीं लिया, प्रोफेशनली मैंने लिया। मम्मी बहुत अच्छा गाती हैं, पापा का सुर बहुत अच्छा है। हम 4 सिबलिंग हैं, हम सबका सुर बहुत अच्छा है, पर प्रोफेशनली मैंने लिया। सो संगीत तो बहुत पहले से था और वो मेरे ब्लड में है, लेकिन फिटनेस आया था मेरी शादी के 10 साल के बाद, जब मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। सो फिटनेस मैंने चालू किया था व्हेन आई वाज 33 और संगीत चालू किया था व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड। ओके, तो आप अपने फिटनेस जर्नी के बारे में कुछ बताइए। फिटनेस मैंने चालू किया था 33 में, मेरे सेकंड चाइल्ड के बाद, जब वो 2 साल का था। मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट डायग्नोस्ड हुआ था और हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। सबको मालूम है, हम मम्मियाँ बन जाते हैं तो उसके बाद हेल्थ को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों की देखभाल करो, घर की देखभाल करो। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो और भी थोड़ा मुश्किल है। तो सेम ऐसा ही था और 10 साल तक वो सिलसिला चलता रहा। बच्चे, घर, फैमिली, एंड ऑल ऑफ सडन व्हेन आई वाज 33 एक दिन
जब ब्लड क्लॉट का पता लगा तो वहाँ से हेल्थ ख़राब हुई और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट जब चालू हुआ उसमें मेरा ब्रेन ठीक हो रहा था, मेरी जो प्रॉब्लम थी ठीक हो रही थी, लेकिन मेरा जो हेल्थ था वो ख़राब होता जा रहा था। आई गेन वेट बिकॉज ऑफ मेडिसन एंड ऑल, और डेफिनेटली बच्चे भी हो गए थे, तो वो सब मिला के 74। सो आई एम 5'3". 5'3" के हिसाब से 55 इज़ आइडियल वेट। आई वॉज 74। ओके। तो वो इतना बूम हो गया था, और उसके बाद बस घर के पास में एक योगा सेंटर था वो ज्वाइन किया, फिर पास में एक जिम था वो ज्वाइन किया, जैसे तैसे बच्चों को थोड़ा सेट करके, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था, बच्चों को सेट करके घर में खाना वाना दे के सब करके, जैसे कि अब मेरे पास 1 घंटा है और मुझे जाना है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई फिटनेस, कि चलो अभी थोड़ा सा वेट कम करेंगे। और फिर नेक्स्ट लेवल तक कैसे लिया आपने? मैंने जब जिम जाना चालू किया तो मुझे जिम का जी भी नहीं मालूम था, फिटनेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, जैसे दूसरी हाउसवाइफ जाती हैं वैसे मैं जाती थी। और समहाउ जब मैं जिम जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों से मिलना, उनसे बात करना। वहाँ पे बॉडी बिल्डर्स भी होते थे, बॉडी बना रहे हैं, जिम कर रहे हैं, लड़कियाँ भी हैं वहाँ पे। तो अब इतने साल के बाद जब कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है चीज़ों को देखना, एक्सप्लोर करना। तो दैट्स हाउ मुझे एक हमेशा मन के अंदर जब भी जिम जाती थी तो मुझे लगता था कि बॉडी कैसे बनती है, और वहाँ से मुझे एक दिल में आया कि नहीं, इसमें कुछ करना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत दिमाग हमेशा सोचता रहता था कि ये बॉडी बनती कैसे है। मैंने बोला कि फिटनेस का कोर्स सब लोग कर लेते हैं, ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, ठीक है, सब अच्छी बात है, पर मैं ऐसा अलग क्या कर सकती हूँ, कुछ अलग होना चाहिए। ये बोरिंग है कि रोज जिम जाओ, ये करो। तो मैंने कहा चलो 6 पैक बनाते हैं। तो 2007 में मैंने 8 मंथ्स में मैंने 6 पैक बनाए। ब्रिलियंट। और उस समय माय एज वाज 37। आई वाज ओके। 37। तो सब कुछ हो गया था, मतलब जिम ज्वाइन किया, पता भी नहीं था कभी जिम के बारे में, मशीनों के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वो एक जर्नी जो चालू हुई वो मैंने 6 पैक बनाया। उसके बाद मुझे डायरेक्टली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एंट्री दी गई IBBF की तरफ से, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से। उस समय इतने बॉडी बिल्डर्स हुआ भी नहीं करते थे, तो मैंने सोचा ठीक है, बॉडी बनाई है तो इसका कुछ तो करना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक गैलरी भी अरेंज की। अभी बॉडी बनाया है तो उसका क्या करना, 8 महीने इतनी मेहनत से बॉडी बनाई थी, तो हमने एक गैलरी अरेंज की कुछ दोस्तों की मदद से, और मैरिएट में। वहाँ पे तब तक मैं सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करना चालू कर चुकी थी बहुत पहले से ही। तो वहाँ पे राजमौली जी, तापसी, अनुष्का और तमन्ना, ये सब लोग आए थे वहाँ पे। और आपको मालूम है कि अगर सेलिब्रिटीज़ आएंगे तो मीडिया आएगा। और बस वो मेरे लिए लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, मेरी गैलरी। मैंने 6 पैक बनाया। दूसरे दिन जब मैं नींद में से उठी तो जितनी भी न्यूज़पेपर थे और टीवी था, यहाँ के जितने भी चैनल थे, सब पे किरण डेमला, किरण डेमला, किरण डेमला वाज कमिंग। और टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में मेरा नाम, इतना बड़ा आर्टिकल, मेरा इंटरव्यू था। सो उस समय न्यूज़पेपर बहुत चला करते थे, इतना टीवी पे इतना वैसे नहीं था, इतना जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जितने भी तेलुगु चैनल थे, तेलंगाना में जितना भी था, सब जगह आ रहा था। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। वहीं से IBBF ने देखा था और वहीं से मुझे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में एंट्री मिली। मैंने इंडिया की तरफ से compete किया, थोड़े बॉडी पे और थोड़ी मेहनत की, और इस तरह से मैंने बुडापेस्ट में 3-4 महीने में चली गई और compete किया। और आई एम हैप्पी, वो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। और आई जस्ट केम बैक और मैंने अपनी ट्रेनिंग्स और वो सब कंटिन्यू किया। कैसा था आपका वो मोमेंट फ्रॉम बीइंग अ हाउसवाइफ टू बीइंग अ सेलिब्रिटी? लाइक वो फीलिंग ही कैसी थी आपकी? पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि जिन लोगों को हम स्क्रीन पे देखा करते थे, उनको जब आप अपने सामने देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली जब इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करता है बहुत ही प्यार से, रिस्पेक्ट से, तो और भी अच्छा लगता है। और मैं इसीलिए अपनी तेलंगाना, हमारी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जो भी है, उनको सच में मैं सबको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि राजमौली जी हैं और अनुष्का है, तमन्ना है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनसे मैं मिली हूँ। बहुत ही प्यार से उन्होंने एक्सेप्ट किया और मेरे काम को सराहा।
वो मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। मुझे कोई जानता भी नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कौन किरण डिमला। मैं सिर्फ एज अ हाउसवाइफ अपने घर का काम करती थी, बच्चों को देखती थी, सारा दिन मेरा वही रूटीन रहता था जो दूसरी हाउसवाइफ का रहता है, बाहर काम करना, ये सब तो एक सपना था मेरे लिए। लेकिन जब वो सब साकार हो गया, और साकार हुआ तो ऐसा हुआ कि मतलब उसने कहाँ पहुँचा दिया। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है और इट्स अ ब्लेसिंग। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स प्ले किए हैं। What was that moment when you started or felt that you're rediscovering yourself? Who is beyond a wife and a mother? जब मैंने मुझे पता है क्या लगता था कि जब मैं 10 साल हाउसवाइफ थी, अगर मैं म्यूज़िक विशारद के बाद, मेरे संगीत विशारद के बाद अगर मैं जॉब करती, अगर मेरी शादी नहीं होती, तो मैं तब जॉब कर रही होती थी और मैं एक स्कूल टीचर होती थी, एक म्यूज़िक टीचर होती थी, जो मेरा सपना था। लेकिन वो नहीं हो पाया। शादी हो गई, मेरा शादी के बाद ही मेरा रिज़ल्ट आया था विशारद का 99%, बिकॉज़ म्यूज़िक में मैं बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स में से एक थी म्यूज़िक में। और 10 साल जब हाउसवाइफ का रोल मैंने प्ले किया और सारी वो ज़िम्मेदारियाँ निभाई, लेकिन कहीं न एक मन में बहुत होता था कि हम क्या ज़िंदगी भर किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने मन के अंदर ऐसे होता था कि सुबह जो दिन शुरू होता है और रात को जो ख़त्म होता है, उसका एक ही रूटीन, ये कब तक चलता रहेगा? क्या मतलब जब तक मैं इस दुनिया से जाऊंगी, मैं तब तक यही करती रहूंगी? लाइफ में कुछ है ही नहीं कुछ करने के लिए कि हम कुछ अच्छा करें। कभी जब बच्चों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं इतनी डिपेंड हूँ अपने पार्टनर के ऊपर कि अगर कुछ भी हुआ जीवन में, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। कि मैं कमा नहीं सकती, या ये घर नहीं चला सकती, या अपने बच्चों को नहीं देख सकती हूँ, मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, ज़िंदगी का क्या होगा? तो मैं वो बहुत सोचती थी और यही सोचते-सोचते समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या? अब 10 साल म्यूज़िक भी छूट गया था। उसकी वजह से मैंने जब घर से बाहर जब मुझे ब्लड क्लॉट आया ब्रेन में और ये सब बीमारियाँ चालू हुई, और ये इसी वजह से था कि मैं सोचती बहुत थी। दिस वाज़ अ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग की वजह से इतना वर्स्ट हो सकता है, मैं आज सबको वही बोलती हूँ कि जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं, तो वो जान ले सकता है आपकी। मेरी उतनी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन मेडिसिन के चक्कर में फिर वेट ज़्यादा हो गया, फिर जिम, और ये वो सब मुझे लगता है डेस्टिनी थी, जिम जाना। भगवान को पहले से पता था कि ये सब होने वाला है। आपकी स्टोरी उन्होंने पहले से ही लिख है। रखी थी, मुझे लगता है। और जब मैंने जिम जाना चालू किया और जब काम करना चालू किया, तब मैंने अपने बच्चों को कहा था ये बात कि लुक, तुम लोग बड़े हो जाओगे और तुम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाओगे, लेकिन मेरी उम्र निकल जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो आज जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दिया जाए, और तुम लोग अपना ध्यान रखो। मैं तो रखूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देती हूँ, अपना काम खुद करो। क्या एज थी उनकी तब? बेटा 2 साल का था, Okay. 2-3 साल का था, और बेटी 7-8 साल की थी। ओके। वो एज में समझना थोड़ा मुश्किल वो ज़माने में बहुत मुश्किल थोड़ा हुआ मुश्किल करता था, लेकिन वो मुझे देखते थे मैं कितनी मेहनत करती हूँ, भाग रही हूँ, घर का काम भी कर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो जब वो आँखों से देखते थे तो उनको मेरे ही बच्चे हैं ना। वो मोमेंट कैसा था जब आपको फील हुआ कि ये दिस इज हु आई एम? हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि हु इज़ किरण डेमला, हु इज़ किरण, डेमला हटा दो, हु इज़ किरण, डेमला तो बाद में आया है। किरण है कौन? एक म्यूज़िक टीचर हो सकती थी, मैं कुछ कर सकती थी। हमेशा अपने आप को ना अंदर एक वो गिल्ट रहता था या तकलीफ रहती थी कि मतलब ऐसे ही, मतलब कौन हूँ मैं? सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ एज़ नॉर्मल हाउसवाइफ, जबकि हाउसवाइफ का काम सबसे बड़ा होता है। बट स्टिल जब मैं घर से बाहर निकली, जब मैंने जिम में पहली बार कदम रखा, और जब मैंने अपने जिम ओपन किए, जब बच्चों को स्पेशली माँ के नाम से जाना गया, तब मुझे लगा कि या शी इज़ किरण डेमला। वाओ। तब मुझे लगा, जनरली होता है ना कि बच्चों को पिता के नाम से जाना जाता है, नथिंग रॉन्ग, ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं है उसमें।
लेकिन जब बच्चों को मेरे नाम से लोग बुलाते थे कि किरण डिम्बला के बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था कि यस, मैंने कुछ तो किया है जिंदगी में कि आज बच्चों को मेरे नाम से जाना जाता है। सो उस समय शायद मैंने खोज लिया था अपने आप को। वंडरफुल, आपने अपनी जर्नी खुद लिखी है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। सो अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपके सेपरेशन के बारे में थोड़े क्वेश्चंस और लोगों के लिए। या डेफिनेटली। सुपर। तो आपने कब डिसाइड किया कि ये आपका पाथ है और आप इस रास्ते जाना चाहते हो? सबसे पहले मैं रिलेशंस के बारे में कहूँगी कि जिन लोगों के रिलेशंस बहुत लंबी जर्नी के बाद ब्रेक होते हैं, बहुत सालों के बाद, 2-3 साल नहीं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जब बहुत लंबी जर्नी तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहते हैं, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब सेपरेट होते हैं, तो अगर आप मुझसे कोई रीज़न पूछो कि क्या रीज़न था, मैं आपको रीज़न बता ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसका कोई एक रीज़न नहीं होता है। उसके इतने सारे रीज़न होते हैं जो बहुत सालों से डॉट कनेक्ट होते जाते हैं और वो कनेक्ट होके इतने बड़े हो जाते हैं डॉट्स कि तब कोई चारा नहीं रहता है उन पार्टनर्स के पास कि ओके आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और शायद कभी कभी ये भी मान लेना चाहिए कि शायद इतना ही हमारा साथ था, इतनी ही डेस्टिनी थी एक दूसरे के साथ में, नाउ स्टे हैप्पी। तो आई वॉज इन रिलेशन, मैं मेरी मैरिज में 23 ईयर्स थी और देयर वाज अ सर्कमस्टेंसेस जहाँ मुझे लगा, स्पेशली उनको नहीं लगा, मुझे लगा कि मुझे अब मैं नहीं रह पाऊंगी। और जिस दिन आपको ऐसा लगे कि जब आप नींद में से उठ रहे हो और आपको एंग्जाइटी हो रही है और कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, जब हम नींद में से उठते हैं तो क्या फील करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, मन शांत होता है, आराम से अपने सोफ़ा पे बैठ के आप चाय पियो, शांति। बिल्कुल, मैं बहुत पीसफुल पर्सन हूँ कि जब मैं नींद में से उठती हूँ तो मुझे बहुत शांति चाहिए होती है। मैं आराम से बैठती हूँ, अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ, फिर अपना घर का काम करती हूँ, नो एंग्जाइटी। अभी ऐसा है, शांत बिल्कुल। लेकिन कोई भी वाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, आदमी औरत, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जब नींद में से आप जैसे ही आप उठते हो और आपके मन को शांति नहीं है महीनों तक, सालों तक, तो आपको खोजना चाहिए वो कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ वही था। बहुत लंबे टाइम तक मुझे एंग्जाइटी थी उस बात की। और जब मैंने डिसाइड किया तो मेरे बच्चों को पूछ के किया। मैंने अपने बच्चों को बीच में रखा था और मैंने अपने बच्चों को पूछा था, मेरा छोड़ दो, मैंने जो देखा चलेगा, लेकिन तुम क्या बोलते हो, तुम क्या चाहते हो, क्योंकि मैं ये डिसाइड कर रही हूँ। आगे जाके आप लोग मुझे ये मत कहना कि मेरी मम्मी की वजह से हमें इनका प्यार नहीं मिला। तो आप टाइम लो, मुझे बताओ, जो आप बोलोगे मैं करूँगी। आई क्लियरली टोल्ड देम। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे इस दुनिया में सब कुछ हैं। मेरा दिन उनसे शुरू होता है और ख़त्म उनसे होता है। तो मेरे लिए सबसे पहले वो हैं। मैं अपने आप को भी बाद में रखती हूँ, पहले उनको रखती हूँ। पहले उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उनकी खुशी क्या है, क्योंकि जब हम उनको इस दुनिया में लेकर आए थे तब उन्होंने नहीं कहा था कि हमें इस दुनिया में लेके आओ, हम अपनी मर्ज़ी से लेके आए। तो ये हम एक्चुअली में हम दोनों की जिम्मेदारी है, पार्टनर्स की, हस्बैंड वाइफ की, माँ बाप की, कि बच्चों को देखें, उनकी अच्छी चीज़ों का, बुरी चीज़ों का ध्यान दें, उनके बड़े होने के बीच में जो भी है उनका ध्यान हम पेरेंट्स को देना है। तो फिर मैंने बच्चों को पूछा और उन्होंने भी डिनाई किया कि हमको अलग होना है। ओके। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया एंड फिर वो 1.5 साल तक प्रोसेस चला एंड वी लेफ्ट द हाउस, मी एंड किड्स, एंड in 1.5 year we got the divorce. Okay. But he didn't want, definitely, because it was not mutual. पर मुझे ऐसे लगता है कि पीसफुल लाइफ जो होती है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, भगवान ने हमें क्यों भेजा है? सुकून, शांति। किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान को तकलीफ देने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी हो।
वो कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, सास ससुर का हो, या सास बहू का हो, या कोई भी रिलेशन हो सकता है, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, हम किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस रिलेशन में आपको तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, टेक अ डिसीजन। क्योंकि भगवान नहीं कहता है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो इतना रो रो के आओ। करेक्ट। खुश होके आओ, चाहे वो कैसे भी रहो, जैसे मैंने तुम्हें भेजा था वैसे ही आओ। टेक अ डिसीजन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विमेन के साथ प्रॉब्लम होता है, वो होता है फाइनेंशियली। आज भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो उस रिलेशंस में रहती हैं, बिकॉज टॉक्सिक रिलेशंस में रहती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। करेक्ट। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप अपने बच्चों को देख सकते हो, अपने आप को देख सकते हो, टेक अ डिसीजन। बट आपको ये नहीं लगता है कि अगर विमेन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो लोग के लिए और इजी बना देता है, पैचअप करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मुझे अब ज़रूरत नहीं है पार्टनर की। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मुझे पता है कैसे लगता है कि हम इंडियन वुमेन जो होते हैं ना, मैंने जहाँ तक देखा है, मैं बहुत सारी वुमेन से इंटरेक्ट करती हूँ, मेरी इतनी सारी स्टूडेंट्स हैं और सब ऑलमोस्ट विमेन हैं, बहुत बहुत 20 साल से मैं ट्रेन कर रही हूँ। मुझे कैसे लगता है कि हम इंडियन वुमेन हमेशा 95%, उससे भी ज़्यादा रेशो हो सकता है, हम रिलेशंस को, अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसे लगता है 95% ऐसे होता है, और 5% अलग औरतें भी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगी जिनको पड़ी ही नहीं है बिल्कुल, पर 95% जो एक मदर होती है ना, वो हमेशा, आप देखो ना कितनी सारी माएँ हैं जो बुढ़ापे तक वो एक ही रिलेशन में रहती हैं जो उन्हें पसंद भी नहीं है। करेक्ट। क्यों? भले पैसा होगा तभी भी उनको लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली बच जाए, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, हम कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग को लगता है अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब बस बच्चे हैं और उनके लिए जीना है। अगर देखा जाए तो हम इंडियन वुमेन जो होते हैं ना, वो लिटरली परिवार को बहुत जोड़ के रखते हैं। 95%, हाँ, मैं 5% की बात नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद भी जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जब आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको अलग होना है, वहाँ पे फिर ये बात ही नहीं आती है कि अब मुझे वापस से उस घर में जाना है, या मेरे पास बहुत पैसा है तो अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। यहाँ बात पैसे या ना पैसे की आती ही नहीं है। यहाँ पे है कि हम मैंने भी बहुत कोशिश की, इतने साल, नहीं तो मैं 23 इयर्स इस रिलेशन में नहीं रहती थी। मैंने भी सोचा था कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे ऐसे लगता है कि बस आई एम डन। अब उसके बाद क्या होता है कि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप जब आप रिलेशन कोई तोड़ना चाहते हो एक बड़ी उम्र में, तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपका जो दिमाग होता है ना, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि बस अब मैं यहाँ से या तो चली जाऊँ या कुछ करूँ, कि बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। वो एक पॉइंट आ जाता है। करेक्ट। टुडे there are lot of women who are struggling and living with the guilt कि वो अपने आप को पहले आगे रख रही है than family। वो हमेशा ऐसा आपने होता ये है। फेज यस, वो हमेशा ही ऐसे होता है। ट्रस्ट में, इनिशियली तो बहुत था, और जनरली भी होता है कि जैसे कहीं आप जॉब करने जा रहे हो, मदर्स जॉब करती हैं, तो उनको ये गिल्ट, भले बच्चे खाना खा लेंगे, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, दे आर हैप्पी, दे आर प्लेइंग, हस्बैंड होंगे, वो भी सब अपना कर रहे होंगे, लेकिन औरत को अंदर से गिल्ट रहता है कि पता नहीं उन लोगों ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, शायद मैं काम कर रही हूँ तभी ऐसा हो रहा है, शायद मैं काम कर रही हूँ, वो इस गिल्ट में ही रहती हैं। मैं भी ऐसा था, मैं जिम जाती थी, या बच्चों के अगर कभी कम नंबर आए हैं या कुछ हुआ है, तो वो गिल्ट रहता था कि मैं काम कर रही हूँ तभी ऐसा हुआ है क्या। तो मदर्स के अंदर मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर, पर धीरे 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 करके वो नॉर्मल होता गया, और मैंने बोला कि नहीं, हम सबको काम करना है, और मुझे भी करना है, तुमको भी करना है, एंड आई विल टेक केयर ऑफ, जितना होता है मैं तुम्हारा ध्यान दूंगी। वो गिल्ट एक टाइम के बाद मुझे लगता है चला जाता है। ओके। तो आपका जो पीरियड ऑफ सेपरेशन था, आप कैसे कोप अप कर पाई मेंटली एंड इमोशनली? आपको बहुत फाइट करना पड़ा अपने आप से, या हाउ वाज मुझे इट? मुझसे बहुत फाइट करना पड़ा। मैं जब सेपरेट हुई थी तो पता नहीं, मेंटली बहुत बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। ऐसा नहीं है, आप जिस घर में इतने साल से रह रहे हो, आपने जिस घर को बनाया है, आपके बच्चे जहाँ बड़े हुए हैं, जब आपको वो घर छोड़ना पड़ता है, तो डेफिनेटली इट्स नॉट इजी।
फिर आपको नए सिरे से स्क्रैच से आपको लाइफ चालू करना पड़ता है। लेकिन जब मैं जब सेपरेट हुई थी तब अपने बच्चों के साथ में, दोनों बच्चों के साथ में, तब मेरा एक ही गोल था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पीस चाहिए, मेरे मन को पीस चाहिए कि मैं जब आराम से बैठूं तो मेरे मन में कुछ नहीं होना चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। और मुझे अपने ये दोनों बच्चों को लाइफ देनी है, उनको पढ़ाना है, उनको आगे अपनी जगह पे पहुंचाना है। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ मेरे दोनों बच्चे थे कि इनको अपनी जगह पे पहुंचाना है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं आगे आने वाला जो मेरा अच्छा समय है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है और मुझे सिर्फ मेरे दोनों बच्चों को देखना है, मुझे कमाना है, अपना घर लेना है, वापस से अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, अपने बच्चों को सेटल करना है। और मेरा आज से आगे आने वाले सालों में 4-5 साल, मुझे नहीं पता कितने साल लगेंगे, मेरा सिर्फ यही गोल है। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कितना रोना आ रहा है, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है, मैं कितनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्या हो रहा है मुझे, मैं अपने लिए तो भूल ही गई थी बिल्कुल। अगर रोना भी है तो आप किसी कॉर्नर में जाके रो, बाथरूम में जाके रो, कार में रो, कहीं रो, बच्चों के साथ मत रो। घर की याद आती थी, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन में इतना कुछ चल रहा होता है। लेकिन जब आप आगे अपने दोनों बच्चों को देखते हो तो उनको कौन संभालेगा। 99% विमेन जो जिनका डिवोर्स हो रहा होता है या जिनका डिवोर्स हो गया होता है या जिनका कोर्ट केस चल रहा होता है, वो अपने ही मेंटल इश्यूज़ में इतनी घिरी रहती हैं कि बच्चों से ध्यान हट जाता है, क्योंकि उनको खुद को भी तो तकलीफ हो रही होती है ना, वो उससे कोप अप कैसे करेंगी, उससे निकलना बहुत मुश्किल है, आप कैसे निकलोगे, तो बच्चों को कैसे देखेंगे। पर मैंने यहाँ उसको बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। एंड ये मेरे दोनों बच्चे जानते हैं, मैंने उन दोनों का हाथ पकड़ के रखा था। मैंने कहा मुझे कितनी तकलीफ होती है, मुझे क्या हो रहा है वो भूल जाओ, मैं कितना रो रही हूँ, क्या हो रहा है वो होता है, मुझे सिर्फ तुम दोनों का ध्यान देना है और मैं अपना घर लूँगी और वापस से तुम्हें एक फैमिली दूँगी। अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। कहते हैं ना, हर दूसरी सुबह बेटर होती है पहली सुबह से। वो जो टाइम था 4 साल पहले, वो धीरे 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 वो दिनों में, महीनों में, सालों में बदलता गया और हर दिन अच्छा होता गया। और वी आर हैप्पी नाउ। आज हमारा खुद का घर है, मैं, बच्चे सब साथ में रहते हैं। बेटी की तो शादी हुई है, पास में ही रहती है। बेटे का जॉब लग गया है, वो ही इज़ अ होटेलियर। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे 2 और बच्चे हैं, मेरे पेट आर्या एंड बर्फी, गोल्डन रिट्रीवर एंड इंडी। दे आर माय लाइफ, दे सेव्ड माय लाइफ, ट्रस्ट मी। सो डॉग्स सबको रखने चाहिए अपने घर में, दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपना आज चेंज करिए तो आपका कल अपने आप चेंज हो जाएगा। सो अपने आप को खुश रखने के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मेक योरसेल्फ हैप्पी। डू यू फील दैट सोसाइटी अलाउज women टू एक्सप्रेस themselves freely, और अभी भी इनविजिबल दीवारें हैं जो हमें हर रोज तोड़नी पड़ती है? पहले बहुत ज़्यादा था कि बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, स्पेशली विमेन के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं था, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर पाती थी। पर अब ऐसा हो गया है कि यस, 75% अब उतना ज़माना बदल गया है कि आज भी अगर आप गांव में देखा जाए या रूरल्स में कहीं देखा जाए, आज भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, वो आज भी वो एक दीवार है। लेकिन अब जो शहर की लड़कियाँ हो गई हैं, जेनजी जिसे बोलते हैं, वो आ गए हैं, अब तो बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसा हो गया है सब कुछ। और वो लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं और आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो अब बहुत चेंज हो गया है कंपैरेटिवली पहले, कि हम लोग तो 70s के लोग हैं, तो हमको तो मालूम है कि कौन सी फीलिंग, कहाँ की फीलिंग, ये करना है तो ये करना है, मतलब हम लोग का कोई मायना नहीं होता था बात का। लेकिन अब देखो, अब जब हम लोग इस ज़माने में जी रहे हैं तो हम सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को। तो आपने वो डिफरेंस देखा है तब से और अब में, तो आप अपनी बेटी को स्पेशली क्या सीख देती हो? मैं अपनी बेटी से हमेशा ना एक ही बात बोलती हूँ कि तुमने अपनी मदर को देखा है कि मैंने कितनी स्ट्रांगली अपने जीवन को चलाया है और किस तरह से मैंने अपनी पूरी फैमिली को आगे, तुम हर चीज़ तुमने देखी है।
तो कभी हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदर साथ में है, वो एक अलग बात है, पर अगर इंडिविजुअली सोचा जाए तो नेवर गिव अप। गिव अप मत करना कभी भी। तुम्हें जो करना है करके छोड़ना, जो तुम करना चाहती हो। दैट्स इट। How did you learn to silence your inner voice which says, I'm being selfish? मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो वर्क किया है ना, वो योगा किया है। ट्रस्ट मी। मेरी लाइफ में जब बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, मन में बहुत सारे, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले तो मुझे योगा ज्वाइन करना है, लेट्स सी क्या होता है। जब मैंने योगा ज्वाइन किया, आज मैं प्राणायाम की प्रैक्टिस में हूँ 8-9 सालों से। और जब आप ब्रेथ प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आप प्राणायाम करते हो, जब आप ध्यान करते हो, आपको वो बहुत हेल्प करता है। तो मुझे उसने बहुत हेल्प किया और मुझे थोड़ा सेल्फिश भी बनाया, क्योंकि जब हम बहुत ही काम दिमाग से आराम से बैठ के जब सोचते हैं ना, तब आपको सही रास्ता मिलता है। जब आप बहुत हड़बड़ी में होते हो तो आप गलत रास्ते ही जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है। तो योगा ने मुझे वो काम, वो शांति दी, मेरे माइंड को, मेरे दिमाग को सोचने समझने की शक्ति दी कि क्या करना है और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो तब मैं अपने आप से बोलती थी कि किरण, तुम जिंदगी भर करोगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तुमने किया है और आज भी कर रही हो और करती रहोगी जब तक इस दुनिया में हो। थोड़ी सेल्फिश हो जाओ कुछ चीज़ों में। बच्चे कहीं नहीं जाने वाले हैं और बच्चे भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी मम्मी कितना कर रही है। थोड़ी सेल्फिश हो जाओ अपने लिए। तो कुछ चीज़ों में मैं थोड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ, अपना ध्यान, और ये सेल्फिश नहीं कहूँगी, पर हाँ, थोड़ा सेल्फिश अपने लिए भी होना चाहिए। अपनी लाइफ के लिए। तो आप ये डिसीजन इसलिए ले पाई क्योंकि आप इंडिपेंडेंट थे? यस। ओके। अगर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होती, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती, तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता ये डिसीजन लेना। बिकॉज कोई भी मदर, आप देखो ना इस दुनिया में, एग्जाम्पल देखो आप, कितनी कितनी वाइफ, कितनी सारी मदर्स उसी रिलेशन में सालों साल रहती हैं, बिकॉज वो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। और आप उनको क्या कहोगी जो अभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और निकलना चाहते हैं बट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है? उनको करना पड़ेगा, देयर इज़ नो चॉइस। बिकॉज जब आप घर से बाहर निकलते हो और अगर आपके बच्चे हैं, तब तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। पैसे के बिना ज़िंदगी नहीं है। हम कितनी बार बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये अपनी लाइफ में सीखा है 51 ईयर्स में, पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा है तो सब कुछ है। ये सब किताबी बातें होती हैं कि पैसे से ये नहीं होता, पैसे से प्यार नहीं, ये नहीं। पैसा है तो दुनिया आपके पीछे है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे वो ओन ब्लड क्यों ना हो, आपके आसपास के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, आपका ओन ब्लड, पैसा है ना तो सब है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी औरतें हैं जो इस ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस में रह रही हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता है, क्या सबसे पहले तो उनको ये खोजना है कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनूं। क्योंकि अगर फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है तो वो बाहर की दुनिया में तो और भी परेशान हो जाएंगी। तो उनको लगेगा कि मैं वापस से वहीं चली जाऊं। तो बेटर है कि अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें, जीवन में कुछ करें। सबसे बड़ी बात अपनी हेल्थ बनाएं, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पेशली मुझे लगता है जितनी भी मदर्स होती हैं, वो परिवार का ध्यान देते देते ना अपना ध्यान रखना बंद कर देती हैं। उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और एक सर्टेन एज के बाद नी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, थायराइड, हेल्दी हो जाती हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी ना, तो आपके दिमाग की जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो डबल हो जाएगी। तो पहले अपनी हेल्थ अच्छी करो और उसके बाद सोचो कि मुझे क्या करना है, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस हमें उसे सोच के आगे बढ़ना है। हमें मालूम है ना कि मैं कमाऊंगी तभी मैं अलग हो सकती हूँ, मेरे पास फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी तभी मैं इस टॉक्सिक रिलेशन से आगे निकल सकती हूँ, बाहर निकल सकती हूँ। मालूम है ना, तो वर्क ऑन इट। अगर किसी की हेल्थ खराब है और वो कोई, उसे पता है कि अगर मैं ये एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी, मेरी हेल्थ अच्छी होगी और मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो आपको ये सॉल्यूशन मालूम है ना। करेक्ट। तो उसमें लेजी क्यों होना, मालूम है तो करो। तो सेपरेशन बच्चों पे क्या इम्पैक्ट करता है? बहुत इम्पैक्ट करता है सेपरेशन। आपके केस में क्या था? मेरे केस में
जहाँ तक मुझे 75% मालूम है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मदर हूँ, इतनी ज़्यादा। मेरे बच्चे जब से पैदा हुए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनसे अलग रही हूँ, या बच्चे घर के अंदर घुसेंगे, उनकी आइज़ देख के, उनका फेस देख के मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों का आज मूड क्या है, बच्चों को क्या पसंद है, आज क्या वो उदास हैं, क्या वो आज खुश हैं, क्या। मैं उतना अपने बच्चों को पहचानती हूँ। जब डिवोर्स चल रहा होता है या ऐसा कुछ रिलेशन होता है, जब बहुत ये हो जाती है ना, अपनी अपनी दुनिया में चली जाती है ना मेंटली, वहाँ पर बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स अपना लड़ रहे हैं, माँ अपना ये, पिता अपना ये, बच्चे। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं इतनी स्ट्रॉन्गर साइड हूँ, इतनी स्ट्रॉन्गर साइड हूँ कि मैंने अपने दोनों बच्चों को पिलर के जैसे, एक पिलर होता है ना, जैसे आप बोल सकते हैं कि एक लॉयनेस है और उसके 2 बच्चे यहाँ बैठे हैं और माँ बीच में बैठी है। सो आई एम लाइक दैट। आई सेड कुछ भी हो जाए, तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम अपने जीवन में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे और मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। दैट्स आई प्रॉमिस। और जो पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बच्चों के बीच और जो सेपरेशन लेने की कोशिश में है, पेरेंट्स को क्या इजी बनाना चाहिए बच्चों के लिए? सबसे पहले तो कहूँगी कि बच्चों को पैदा करना सिर्फ पेरेंट्स बनना नहीं होता है। बच्चों को पैदा कर दिया, आप पेरेंट्स बन गए। उनके साथ उनकी जर्नी तय करना, वो पेरेंट्स कहलाता है। माँ बाप पैदा करने से, बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उनके साथ उनकी जर्नी, बच्चों का रोना, हंसना, उनका मूड चेंज, उनके साथ रातों को जागना। जब बच्चे जैसे बड़े होते हैं, टीन एज होते हैं, जैसे उनके बिहेव चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके साथ खड़े रहना, उनका दोस्त बनना, उन्हें किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना, जहाँ फोर्स करना है करना, नहीं तो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ, स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ, दैट्स अ परफेक्ट वर्ड, स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ उनके फ्रेंड भी बनना। तो तब वो आपसे, आपकी कोई भी बाहर की बात आपसे करेंगे। मैंने हमेशा अपने बच्चों का, मेरे केस में मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी बात हो, कुछ भी हो जाए बाहर, गलत कितना भी तुम गलत कर लो, कुछ भी गलती हो जाए, प्लीज कम एंड टेल मी, डिस्कस विद मी। मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूँगी। मुझसे ये मत सोचना कि मम्मी गुस्सा करेगी, क्या करेगी। कुछ भी हो जाए मुझे बस आकर बताओ, मैं तुम्हें प्यार से ही समझाऊंगी, क्योंकि हम इंसान है ना, इंसानों से गलती होती है और बच्चों से गलती ना हो ऐसा कैसा हो सकता है। तो हमारा पेरेंट्स का काम है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो वो बाहर जाकर बताएंगे, तो बाहर आपको लगता है उनको सही सजेशन मिलेगा? बच्चे बहकावे में बहुत आ जाते हैं। अगर उनको घर में वैसा माहौल नहीं मिलेगा, फ्रेंड्स के जैसा थोड़ा ओपन नहीं मिलेगा, तो वो बाहर जाके डेफिनेटली बहकावे में आ जाएंगे। आज मैं अपने बच्चों के साथ इतनी फ्रेंडली हूँ, मुझे सब पता है। तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है बच्चों के साथ। बच्चे सब बताते हैं मुझे आके, थोड़ा बहुत नहीं भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि सब, पर कुछ चीज़ें अवॉइडेबल होती हैं। ठीक है, नहीं बताया तो नहीं बताया, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर मैं वही बोल रही हूँ कि माँ बाप पैदा करने से माँ बाप नहीं होते हैं, उनके साथ उनकी जर्नी को जीना पड़ता है, तब आप पेरेंट्स कहलाते हो। आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, बट आपको भी पता है औरतें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उनके लिए आप क्या बोलोगे? कैसे स्ट्रॉन्ग, फिटनेस हो गया, फिनेंशियली हो गया, बट ये सब के बावजूद भी वो इस सब के बाहर नहीं निकल पा रही है। वो करना पड़ेगा। सी, अगर आप खुद उठकर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई आकर आपका हाथ पकड़ के कुछ नहीं करेगा। भगवान भी बोलता है कि तू 2 कदम आगे बढ़, मैं तेरे साथ 4 कदम और आगे बढ़ूंगा। मैं तेरे साथ ही तो हूँ, पर तू उठ के खड़ा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये सबके लिए है, ये बात हर इंसान पे लागू होती है, वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। आप खुद उठ के कुछ नहीं करोगे तो आपका हाथ पकड़ के आपका खुद का पार्टनर, खुद के माँ बाप, खुद के भाई बहन, कोई कुछ नहीं करेगा। आपको खुद उठना पड़ेगा। मैं खुद उठी हूँ तब मैं आगे बढ़ी हूँ, और आज मैं अकेली रहती हूँ। सेपरेशन के बाद आप बताइए क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली विमेन जो होती हैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं, माँ बाप के पास जाती हैं, वहीं रहती हैं। भाई होंगे या बहनें, जो फैमिली मायके जाते हैं। मैं एक दिन भी नहीं गई। मैं डायरेक्टली, मैंने अपना घर लिया और मैं वहाँ से, मैंने ये सोचकर मैं अलग हुई ही नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगी। मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैंने सब पूरा ग्राफ रेडी कर लिया था
कि मुझे क्या करना है और क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो मेंटली दिमाग पता है कहाँ से खुलता है? जब आपका हेल्थ अच्छा होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, आप हेल्दी हो तो आपका दिमाग भी हेल्दी सोचेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करोगे ना तो आपका दिमाग बोलते हैं ठस हो जाता है ना, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। औरतें वही करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं, लेकिन जब ये सारी परेशानियां आती हैं तो उनकी परेशानियां डबल हो जाती हैं। तो आपके हिसाब से हमें किन इंसानों से दूर रहना चाहिए? नेगेटिव मैं नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। लेट्स से एग्जाम्पल, आपने किसी को कॉल किया, आपने किसी दोस्त को कॉल किया और फ़ोन उठाते ही आपने पूछा हाउ आर यू, और उसने बोला अरे यार मेरी तो ज़िंदगी चल रही है बस, उसने परेशानी बताना चालू कर दिया। आप एक बार सुनोगे, आपने दूसरी बार कॉल किया फिर से वही, तीसरी बार कॉल किया फिर से वही। एक और दोस्त है, जैसे ही फ़ोन उठाओ, हेलो हाउ आर यू, आई एम फैंटास्टिक, सुपर फिट, हेल्दी, हाउ आर यू, और हर बार आपका जवाब वही मिलता है, देयर आर टू फ्रेंड्स। आप किससे ज़्यादा बात करना पसंद करोगे? जो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी। तो वो एनर्जी बहुत एक दूसरे के ऊपर आती है कि आप जैसे लोगों से बात करते हो, जैसे सराउंडिंग लोग रहते हैं आपके, वैसे ही आप हो जाते हो। तो मैं नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहती हूँ। और मेरा एक है, ना आप ज्ञान दो ना ज्ञान लो, सिंपल। आपको किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी, मेरा एक नेचर है, मैं अपने ओन ब्लड के रिलेशंस में भी इंटरफेयर नहीं करती, चाहे वो मेरे भाई बहन हों, मेरे पेरेंट्स हों या मेरे दूसरे कज़न्स हों, कोई भी हो। मैं किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान एक दूसरे के साथ रह रहा है उसको अपने रिलेशन ज़्यादा मालूम है कंपैरेटिवली, जो आप कभी मिले ही नहीं हो इतने सालों से और सिर्फ फ़ोन पे बात होती है। तो हमें दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, एज सिंपल। मैं किसी को ज्ञान नहीं देती हूँ, मैं बहुत दूर रहती हूँ। किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस ना तो मुझे पसंद है, ना मुझे ये पसंद है कि कोई मेरे और मेरे बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करे। तो जियो और जीने दो। बट ये दायरा बहुत छोटा नहीं हो गया? क्योंकि सजेशंस देना इंटरफेरेंस भी नहीं कहलाता है। मैं आपको बताती हूँ, जब आपकी एक एज हो जाती है ना, आपको वही अच्छा लगता है। When you'll be जब आप 40s में होते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जब हम 30s में थे तो बिल्कुल अलग थे, 40s में अलग थे, 50s में अलग, अभी आप 60 की तरफ जा रहे हो, तो आपका दायरा उतना ही हो जाता है और आपको उतना ही अच्छा लगता है और आप अपने माइंड से उतना ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, क्योंकि हम अब एल्डरली की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे उस दायरे में रहना पसंद है। मेरा एक दायरा है, मैं उसी दायरे में रहती हूँ और उसमें किसी को भी एंटर नहीं करने देती, चाहे वो कोई भी हो। मैं, मेरे बच्चे और मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्त बनाती भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ मेरे चारों बच्चे, मेरा घर, मेरा काम, और मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ और मुझे अपने जीवन में और बहुत कुछ करना है, अभी भी करना है। मैं सिर्फ उसकी तरफ फोकस करती हूँ। किसी और का इंटरफेरेंस, नो, नेवर, डोंट ट्राई विद। When everything is overwhelming, how and what is your personal coping mechanism? मैं साइलेंट हो जाती हूँ, पहली बात तो। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कि प्राणायाम जो होता है ना, वो हम इंडियंस को वरदान मिला हुआ है। प्राणायाम से हम अपने दिमाग की, अपनी ब्रेथ की स्थिति इतनी चेंज कर सकते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। जब हमारा ब्रेथ पे कंट्रोल होता है, दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, जब आपका ब्रेथ पे कंट्रोल होता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड कंट्रोल में आ जाता है। यूजुअली साइलेंट होना मर्दों का मंत्र होता है, क्योंकि आप उन्हें कभी भी कुछ बोलते हैं तो वो लोग के पास जवाब नहीं होता है और वो लोग इसीलिए औरतें गुस्सा करती हैं ना। आपने देखा ना, औरतें चीखती चिल्लाती हैं कि बात क्यों नहीं कर रहे हो, इतने चुप क्यों हो। जब कोई इंसान, आप चिल्ला रहे हो और सामने वाला साइलेंट है, तो आपको और गुस्सा आता है। हाँ, तो मैं अभी उसी स्थिति में आ चुकी हूँ। ओके, और साइलेंस। You have been living independent for a while now. आपको कभी companionship, you ever felt the need of a companionship? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ कहूँ या मेरा दिन कहूँ, मेरे दोनों बच्चों से शुरू होता है और बच्चों पे ही ख़त्म हो जाता है। मेरे 4 बच्चे हैं एंड सच अ वंडरफुल सन इन लॉ।
तो मेरी ज़िंदगी इन पे ही है। सुबह इनसे शुरू होती है, रात इन पे ख़त्म होती है। मुझे कभी भी किसी पार्टनर की अब ज़रूरत फ़ील नहीं होती है। मुझे बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन नहीं, अ, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुएँ से निकले और खाई में गिर गए। करेक्ट। मुझे सिर्फ फोकस करना है कि मैं आगे अपने जीवन में क्या कर सकती हूँ, क्या अपनी लाइफ को बेटर बना सकती हूँ और अपने बच्चों को कैसे अच्छा रख सकती हूँ, मुझे और कैसे बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं सिर्फ इस पे ही फोकस्ड हूँ। तो जब आप इस पे फोकस्ड रहते हो और अपनी लाइफ को बनाने में आगे बिजी रहते हो, तो आपका इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो मुझे बिल्कुल भी किसी भी कंपेनियनशिप या किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत फ़ील होती भी नहीं है, क्योंकि मेरे रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं अब। आपके लिए वुमेनहुड कैसे इवॉल्व हुआ है तब से लेके अब तक? मैंने अपने आप में बहुत चेंज देखा है। मैंने देखा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो ना, तो लोग आपको दबाते चले जाएँगे। If you could leave a message for women listening on strength, starting over again and love, what would it be? अपने आप से प्यार करना सीखो। आज अगर ये बात शायद मैं 51 ईयर्स में बोल रही हूँ, इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं मिलता। आप अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा, आप एक्सरसाइज करो, डेली अपना फिटनेस का ध्यान रखो। फिटनेस आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, तो आप दुनिया जीत लोगे, क्योंकि जब आप हेल्दी रहते हो तो आपका माइंड खुलता है। माइंड खुलता है तो आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो। पॉजिटिव सोचोगे तो लाइफ में भी पॉजिटिव होगा। तो अगर आपका हेल्थ अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, तो जीवन में आप सब कुछ कर जाओगे। सो स्टे हेल्दी, शांत रहो। Thank you so much, Kiranji. Your story is something where it reminds us you can restart at any point. It's never gone too far. I also believe that comebacks are more stronger than setbacks. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot.